बिजनेस गाइड को लेकर के मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिए, जिसमें आपको ये मार्गदर्शन मिला कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी स्टैचुरी कंप्लायंसेस होती हैं जिनको करके आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, या वो कौन सी ऐसी कंप्लायंसेस होती हैं जिनके बिना आप बिजनेस शुरू कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी बिजनेस गाइड को आगे बढ़ाते हुए मैं दिलीप यशवर्धन आज उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जो बड़ा कॉमन विषय है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं उस विषय को लेकर के लोगों के माइंड में, और बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी रहता है। और वो विषय है जो संस्थाएं बनाई जाती हैं सामाजिक सेवा के लिए या चैरिटेबल पर्पस से, जिसको आम भाषा में एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। बहुत सारे लोग उसको ट्रस्ट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको सेक्शन 8 की कंपनी भी कहते हैं। तो क्या होती है सेक्शन 8 की कंपनी, क्या होती है सोसाइटी, क्या होता है ट्रस्ट, क्या बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, किसको बनाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या एक कंपैरिजन अगर किया जाए और आपको ये डिसाइड करना हो कि मुझे सेक्शन 8 की कंपनी बनानी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से सोसाइटी बनानी है, या ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से ट्रस्ट बनानी है, तो कैसे बनाई जाएगी और क्या बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, हमारा प्रॉफिट अर्न करना कोई मोटो नहीं होता है। दूसरा जो उसका एक हिडन एजेंडा होता है, बहुत सारे लोग टैक्स सेविंग के पर्पस से भी इस तरह की संस्थाओं का गठन करना चाहते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो किसी न किसी कानून के अंतर्गत आता है, और उस कानून की जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले आपने ये सुना होगा कि भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 19(1)(c) में इस तरह की संस्थाओं का गठन करना भी आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। यानी कि आप अगर चैरिटेबल पर्पस से, नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस से, या समाज की सेवा के पर्पस से, या रिलीजियस पर्पस से किसी संस्था का गठन करना चाहते हैं तो आप उस संस्था का गठन कर सकते हैं, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और कानून बनाने की बात करते हैं तो हमें ये भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल शेड्यूल 7 में एक लिस्ट वो दी गई है जिस पर सिर्फ केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, एक लिस्ट वो दी गई है जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकती हैं, और एक वो लिस्ट है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये जो सोसाइटी बनाने का कानून है ये उसी कंबाइंड यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट को हम कंपनीज एक्ट के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से अपनी संस्था का गठन करना चाहते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक मतलब है, मतलब कि हम कंपनी बनाते हैं तो, सोसाइटी बनाते हैं तो, ट्रस्ट बनाते हैं तो, तीनों का विशेष महत्व है, तीनों के कुछ फायदे हैं और तीनों के कुछ नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कि किसी भी संस्था को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करें कंपनीज की, तो जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें सेक्शन 25 हुआ करता था जो हमें इस तरह की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रावधान देता था। लेकिन जब 2013 में कंपनीज एक्ट को दोबारा से लागू किया गया तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 25 होता था वो सेक्शन 8 कहलाने लगा, और सेक्शन 8 में इस तरह की चैरिटेबल पर्पस से कंपनी का गठन हम कर सकते हैं, और उस कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, बल्कि उस सेक्शन 8 में कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए गए हैं। उन्हीं ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की सेवा के लिए हम उस कंपनी का गठन कर सकते हैं। ट्रस्ट का गठन जनरली हम लोग करते हैं जब बहुत लिमिटेड पर्पस होता है, यानी कि जब कभी परिवार की प्रॉपर्टी होती है और वो परिवार की प्रॉपर्टी पर किसी एक व्यक्ति को हक नहीं देने का उद्देश्य होता है, और ये पर्पस होता है कि उस प्रॉपर्टी से
भविष्य में चल के जो भी इनकम होगी या उस प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट होगा वो एक ट्रस्ट को दे दिया जाएगा, और वो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होंगे वो परिवार के सभी लोग या कुछ लोग हो जाएंगे, जैसा भी जिसकी इच्छा होती है। सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत जब हम गठन करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है समाज में बहुत सारी सेवाओं को करने का, और उसका उद्देश्य सिर्फ चैरिटेबल पर्पस होता है, लेकिन उसमें कोई डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है कि इन उद्देश्यों के लिए ही सोसाइटी का गठन किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनती हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक सेवा करना इन जनरल नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कॉलोनीज होती हैं वहाँ पर RWA बन जाती हैं, वो भी सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत बनती हैं। बहुत सारे कर्मचारियों का संगठन बढ़ता है, वो भी सोसाइटीज एक्ट के तहत बनता है। बहुत सारे व्यापार संगठन होते हैं, वो भी अपनी एक संस्था का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य अपने सदस्यों का वेलफेयर करना होता है, अपने सदस्यों की समस्याओं का समाधान करना होता है, उनको बेसिक एमिनिटीज पहुंचाना होता है और प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो इस उद्देश्य से भी हम संस्था का गठन कर सकते हैं। जब भी हम चैरिटेबल पर्पस की कंपनी या सोसाइटी बनाते हैं तो हमारा एक वर्क एरिया होता है। वो वर्क एरिया हमारी मर्जी से नहीं होता है, बल्कि वो एक्ट में डिफाइंड है कि हमारा वर्क एरिया क्या होगा। अगर हमने वो चैरिटेबल पर्पस की कंपनी सेक्शन 8 की कंपनी बनाई है तो हमारा वर्क एरिया बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया की पूरी टेरिटरी होगा, यानी कि इंडिया की बाउंड्रीज जहाँ तक भी जाती होंगी वहाँ तक हमारा वर्क क्षेत्र ऑटोमेटिकली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद हो जाएगा। लेकिन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी का वर्क एरिया बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेट होता है जिस स्टेट एक्ट के अंतर्गत हम उस सोसाइटी को बनाते हैं। मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सोसाइटी बनाई है तो उस सोसाइटी का बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग एरिया सिर्फ उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के बाहर वो संस्था काम नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश के बाहर काम करना चाहती है तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये वो सब्जेक्ट है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्ट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी बना करके पूरे भारत में काम करें तो आपको सेंट्रल एक्ट में वो सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आपकी संस्था का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो भारत की राजधानी यानी दिल्ली में ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि भारत के 7 राज्यों से कम एक सदस्य आपकी सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी तो आपकी सोसाइटी सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर हो सकती है और आपकी सोसाइटी का वर्क एरिया बाय डिफॉल्ट पूरा भारत वर्ष होगा। अदरवाइज अगर आपने स्टेट एक्ट में सोसाइटी को रजिस्टर कराया है तो आपने जिस प्रदेश में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया है आपका एरिया सिर्फ और सिर्फ उस प्रदेश की बाउंड्री तक ही सीमित रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर के। कंपनीज एक्ट में जब हम किसी सोसाइटी मतलब हम सेक्शन 8 की अगर कंपनी बना रहे हैं तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। पहली कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से उस कंपनी को बनाने की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा, हम उस संस्था का उस सोसाइटी का जो नाम रखना चाहते हैं उस नाम को हमें पहले से अप्रूव कराना होगा। उस अप्रूवल के लिए ज़रूरी होगा कि हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर हो और जो लोग बेसिक फाउंडर मेंबर्स होंगे उस कंपनी के उनका डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि डिन हो। लेकिन अगर हमें सोसाइटी बनानी है तो सोसाइटी बनाने के लिए ना तो हमें डिजिटल सिग्नेचर लेना है, ना हमें डिन लेना है, ना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है और नाम को प्री अप्रूव कराने की कंडीशन भी सोसाइटीज़ में नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आपने जो नाम अप्लाई किया है उस नाम से अगर पहले कोई सोसाइटी रजिस्टर होगी तो आपके नाम पर ऑब्जेक्शन लगेगा और आपको अपने नाम में चेंज करना पड़ेगा। बट कंपनी में ये मैंडेटरी कंडीशन है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आप जो नाम लेना चाहते हैं वो नाम आपको अप्रूव होकर के मिल जाए। अब जब कोई भी संस्था बन जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो कंपनी या सोसाइटी बनाते समय मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर कंपनी में आप कोई पैसा लगा रहे हैं, कोई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। लेकिन सोसाइटी के केस में ना तो पैसे की कोई सीमा है और ना समय की कोई सीमा है। आप जब जैसी ज़रूरत हो आप मेंबर से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, पब्लिक से डोनेशन ले सकते हैं और अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों संस्थाओं में सदस्य कौन हो सकता है। तो अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स यानी कि ह्यूमन बीइंग ही सदस्य हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और सदस्य नहीं हो सकता है।
लेकिन सेक्शन 8 की कंपनी के केस में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के लोग मेंबर हो सकते हैं, यानी कि जिनको लीगल एंटिटी कहा जाता है। जैसे कोई और कंपनी होगी वो भी उस कंपनी का मेंबर हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म होगी वो भी उस कंपनी का मेंबर हो सकती है, लेकिन जो वन पर्सन कंपनी ओपीसी जो होती है वो उस कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती है। अब इन दोनों के केस में हम मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस को लेकर के बात करते हैं। मैनेजमेंट को लेकर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है डिसीजन मेकिंग की। तो कंपनी के केस में जो भी डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन सोसाइटी के केस में जो भी डिसीजंस होते हैं वो वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। सोसाइटीज़ के केस में जनरली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और एक जनरल बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी एम्पावर्ड होती है संस्था को चलाने के लिए, डे टू डे के जो भी फैसले होते हैं उनको लेने के लिए। लेकिन अगर कोई बड़ा फैसला होता है और लगता है कि उस फैसले से आम मेंबर भी इफेक्ट होगा तो एक आम सभा बुलाई जाती है, और आम सभा वैसे तो साल में एक बार बुलाई जाती है, इसको एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। लेकिन इमरजेंसी के केस में इमरजेंट मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती है। वो इमरजेंट मीटिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी की भी हो सकती है, जनरल बॉडी की भी हो सकती है, और उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग और या जो इमरजेंट मीटिंग होती है उसमें वोटिंग के थ्रू कोई भी डिसीजन संस्था के द्वारा ले लिया जाता है। अब अगर हम बात करें स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस की, तो स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस जाहिर सी बात है कि जो कंपनी है वो एक कॉरपोरेट एंटिटी है और जो सोसाइटी है वो एक नॉन कॉरपोरेट एंटिटी है, और दोनों एंटिटीज़ में कंप्लायंसेस को लेकर के ह्यूज डिफरेंस होता है। पहला कि जब भी आप सेक्शन 8 की कंपनी बनाते हैं तो आपको सेक्शन 8 की कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, और वो भी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर आपको कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर लेना मैंडेटरी होता है। लेकिन सोसाइटी के केस में ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं होता है। इसके अलावा जो एनुअल कंप्लायंसेस होती हैं, जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं, आरओसी के केस में कंपनी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, एनुअल रिटर्न्स होते हैं, वो कंपनी को फाइल करना मैंडेटरी होता है, जबकि सोसाइटी के केस में ऐसा कोई एनुअल कंप्लायंस नहीं होती है। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कंपनी के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, इवन इफ देयर इज जीरो रिसीट। अगर कोई भी रिसीट नहीं है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपनी के केस में मैंडेटरी है, बट सोसाइटीज के केस में मैंडेटरी नहीं होता है। टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, एक जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि ये संस्थाएं बनाने में कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि हम टैक्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने सोसाइटी बना ली है या चैरिटेबल पर्पस से किसी भी संस्था का गठन कर लिया है तो उसमें टैक्स एग्जम्पशन ऑटोमेटिक होता है, जबकि ये सत्य नहीं है। संस्था बनाना, संस्था का चैरिटेबल होना और टैक्स से एग्जम्प्ट होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। चैरिटेबल पर्पस से आप संस्था बनाते हैं, ये इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होने के लिए मैंडेटरी है, लेकिन संस्था बनाकर के इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स एग्जम्पशन को लेकर के इनकम टैक्स के अपने लॉज हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं। अगर आपकी संस्था, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, अगर उन कंडीशंस को फुलफिल करती है और आप इनकम टैक्स में दी हुई प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा, अन्यथा बाय डिफॉल्ट एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशंस भी दो तरह के होते हैं। एक एग्जम्पशन वो जब आप अपनी इनकम को एग्जम्प्ट कराना चाहते हैं, यानी कि संस्था या कंपनी को जो भी रिसीट्स, चाहे वो डोनेशंस के थ्रू, चाहे वो किसी और माध्यम से मिल रही हो, आप चाहते हैं कि आपकी संस्था को या कंपनी को मिलने वाली रिसीट्स इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट हो, तो आपको सेक्शन 12A में अपना इनकम एग्जम्प्ट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी संस्था को डोनेशन दे रहा है उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स का लाभ मिले, तो आपको अपने आप को सेक्शन 80G में भी रजिस्टर कराना होगा। सेक्शन 80G में जब आप रजिस्टर करा लेंगे तो जो व्यक्ति आपको डोनेशन देगा उसको डोनेटेड अमाउंट का 50% उसके इनकम से डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको 100 रुपए का चंदा देता है तो उस व्यक्ति को 50 रुपए का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा उसकी इनकम से, और अगर वो व्यक्ति 30% के स्लैब में आता है तो 50 रुपए का 30% यानी कि 15 रुपया उसे टैक्स की छूट मिल जाएगी। ये तो हमने बात करी इनकम टैक्स से एग्जम्पशंस की और डोनेशन देने वाले व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ की। अब अगर हमारी संस्था, चाहे कंपनी या सोसाइटी,
इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्रूव नहीं होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कंपनी के केस में जो भी रिसीट्स का सरप्लस होगा, यानी कि अगर आपने साल भर 100 रुपए का डोनेशन लिया, रिसीट्स ली, मेंबर से कंट्रीब्यूशन लिया और उसमें से 70 रुपया खर्चा हो गया, 30 रुपया बचा, तो इस सरप्लस पे कंपनी के केस में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सोसाइटी के केस में जो एक इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब होता है वही टैक्स स्लैब सोसाइटी के केस में भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि आपकी जो सरप्लस अमाउंट है सालाना, वो अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो सोसाइटी के केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाती है तो जो एक इंडिविजुअल का स्लैब होता है 5, 10, 15, 20% का, उसी स्लैब में आपको सोसाइटी के केस में टैक्स देना पड़ेगा। बट कंपनी के केस में सरप्लस अमाउंट का फ्लैट 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी जानकारी के लिए और मैं बता देता हूं कि अगर आप कंपनी बनाते हैं और कंपनी के ऑब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी के केस में ऑब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट बहुत इजीली किया जा सकता है। एनुअल कंप्लायंसेस मैंने आपको बताया कि कंपनी के केस में आरओसी के समक्ष साल में एक बार कुछ रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, लेकिन सोसाइटी के केस में ऐसा कोई भी रिटर्न सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल नहीं करना होता है। अब अगर हम बात करते हैं फंडिंग की कि इन संस्थाओं को पैसा कैसे मिलेगा, तो एक तो तरीका होता है कि पब्लिक डोनेशंस आएंगी या ये दोनों इंस्टीट्यूशंस अपने ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उस कॉमर्शियल एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। दूसरा, जो भी प्रॉफिट उस कॉमर्शियल एक्टिविटी से आएगा वो पोर्शन उस ऑब्जेक्ट के इंप्लीमेंटेशन पे ही खर्चा होगा और उस एक्सटेंट तक उसके अलावा वो प्रॉफिट कहीं भी अप्लाई नहीं किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है कंपनीज के केस में कि कंपनी फंड को लाने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, बट सोसाइटी के केस में शेयर्स का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कंपनी के केस में भी आ सकते हैं और सोसाइटी के केस में भी आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपका रजिस्ट्रेशन FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी होना चाहिए, तभी आप पैसा ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं एक क्रेडिबिलिटी की, तो अनडाउटली क्रेडिबिलिटी कॉर्पोरेट एसएससी की ज़्यादा होती है, यानी कि सेक्शन 8 की जो कंपनी होती है उसकी ज़्यादा होती है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग को लेकर के हो, चाहे वो गवर्नमेंट फंडिंग को लेकर के हो, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेकर के हो या CSR फंडिंग को लेकर के हो। जहां भी CSR फंडिंग की बात आती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात आती है, तो वहां पर सेक्शन 8 की कंपनीज को प्राथमिकता दी जाती है। उसका कारण ये होता है कि वो एक लीगल एंटिटी मानी जाती है और उसको क्लोज नहीं किया जा सकता है। यानी कि सोसाइटी को अगर आप 5 साल के बाद रिन्यू नहीं करा रहे हैं तो सोसाइटी स्वतः खत्म हो जाती है, या 5 साल के पहले आप चाहें तो 2/3 मेजॉरिटी से उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ओपन हो सकती है, बंद ऐसे नहीं हो सकती है। पहली बात तो कंपनी के केस में कोई रिन्यूअल नहीं होता, वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, वो चलती रहती है और उसका क्लोजर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से ही हो सकता है, किसी डायरेक्टर, प्रमोटर या मेंबर की मर्जी से नहीं हो सकता है, जबकि सोसाइटी मेंबर्स की मर्जी से कभी भी बंद करी जा सकती है। तो ये कुछ बेसिक कंपैरिजंस थे। तो अगर आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, लॉन्ग वे में लेके जाना चाहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कंप्लायंस का बोझा भी उठा सकते हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी उठा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप सेक्शन 8 की कंपनी बनाएं। और अगर आप लो प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप संस्था यानी कि सोसाइटी बना करके काम करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको ये डिसाइड करने में सहायता जरूर करेगी कि आपको किस एंटिटी को ऑप्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगा और आपसे ये उम्मीद भी करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, दूसरे लोगों को भी करने के लिए कहेंगे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि आप तक बेसिक जानकारी पहुँचे, छोटी छोटी बातों के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और मेरा ये मानना है कि समझोगे तो काम आएगा। नमस्कार।